नमस्कार। आज कुछ ही घंटे पहले एक ऐसे राजनीतिक का ट्वीट देखने को मिला जो ये माना जाता रहा है कि वो सही फैसले लेता रहा है, लेकिन आज उसके ट्वीट ने उनके कवि मन को भी सामने दिखा दिया। उस कवि मन ने लिखा है कि है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा है या जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है उसी में हमारे हाथ पांव बांधे जा रहे हैं। लंबा चौड़ा ये ट्वीट है। अगर आप उसको पूरी तरीके से पढ़ना चाहें तो मैं बता सकता हूं आपको। और उसने जो दूसरा हिस्सा है, वो दूसरा तीसरा हिस्सा जिसमें लिखा हुआ है, फिर चुपके से मन के कोने से आवाज उठ रही है, न दैन्यम न पलायनम, बड़ी उहापोह की स्थिति में हूँ, नया वर्ष शायद मेरा रास्ता दिखा दे, मुझे विश्वास है भगवान केदारनाथ जी इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पैर बांध रहे हैं। मन में बहुत बार बार विचार आ रहा है कि अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का वक्त है, जिनके आदेश पर तैरना है अब वो हम उनके नुमाइंदे हमारे लिए हमारे पैर हाथ पांव बांध रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ भी गए होंगे, हरीश रावत की, बुजुर्ग नेता, 73 वर्षीय नेता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहने के लिए तो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन बहुत एक दो कार्यकाल थोड़े छोटे छोटे, मतलब एक कार्यकाल तो बहुत ही छोटा जो 1 दिन का रहा, और बाकी कुल मिला के 14 से 16 के बीच मुख्यमंत्री रहे और 5 बार सांसद रहे हैं। और हाल ही में आपने उनको कांग्रेस पार्टी के पंजाब में जो उथल पुथल मची थी, अमरिंदर सिंह को जिस तरह से हटाया गया था, उसके संकट मोचक के तौर पर रहे थे और लगभग 3-1 महीने से ज्यादा पंजाब में राजनीतिक संकट को सुलझाने में लगे रहे थे। और तब लोग भी ये कह रहे थे कि हरीश रावत को कहाँ फंसा दिया गया। हरीश रावत जो अगर उत्तराखंड में होते तो अब तक बीजेपी वहां पर कांग्रेस की हवा कुछ और होती, लेकिन उनको फंसा दिया गया। ये बात दूसरी कि अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले वो वहां से मुक्त किए गए पंजाब से, और फिर अपनी भूमि देवभूमि उत्तराखंड में आकर के उन्होंने कामधाम संभाला। आज का उनका ट्वीट कोई साधारण ट्वीट नहीं है, और ये ट्वीट इस दिखाता है कि पार्टी में कितनी बुरी स्थिति चल रही है। और हरीश रावत ऐसा आदमी, वरिष्ठ आदमी, अगर इस तरीके के ट्वीट लिखता है, मजबूर होता है, तो इसका मतलब या तो उसको कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा है, जो उन्होंने साफ साफ लिखा, और उनको सहयोग जो मिलना हालागमान से चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ये आमतौर पर रणनीति, आजकल सोशल मीडिया की रणनीति है, तो सोशल मीडिया में इस तरीके की रणनीति अपनाई जाती सोशल मीडिया के सहारे, ताकि बात सीधे जहां तक पहुंचानी है वहां पहुंच चुके। और आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा, ये ट्वीट को उन्होंने पिंड कर रखा है। पिंड करने का मतलब होता है कि सबसे ऊपर उसे रखा है उन्होंने, ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाए, और उस पर उनके फॉलोअर्स भी ठीक ठाक प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आप ये नहीं मान सकते हैं कि हरीश रावत की बात बिल्कुल नहीं सुनी जा सकती है आला कमान में। आखिर उन्हीं के नेतृत्व में पंजाब संकट हल हुआ था, या पंजाब में कांग्रेस को एक नई जान आई थी। अमरिंदर सिंह हटाए गए थे, चन्नी लाए गए थे, और एक कांग्रेस को नई जान मिली थी। लेकिन वहां फंसाने की वजह से 3 महीने उनके बर्बाद हुए, और उत्तराखंड में जो बहुत आसान थी, जिसे कह सकते हैं कि पिच थी कांग्रेस के लिए, उसे कठिन किया गया। और अब अंतिम वक्त पे, चुनाव के 2-2.5 महीने पहले उनको लाया गया, और वहां से वो अपना काम संभाल रहे हैं। लेकिन पिछले 15-20-25 दिन में ही वो इतना तंग आ गए कि उन्होंने ये ट्वीट किया। ये बात है कि इसके पहले उन्होंने कांग्रेस आलाकमान यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वगैरह को अपनी बात कही होगी, लेकिन वो अपनी बात वहां पर उनके नहीं मनाई जा रही। और ये अभी तक माना जा रहा है कि ये तो उत्तराखंड में बहुत सीधी सीधी लड़ाई 2 वर्गों में ज़्यादा होती रही है। अगर आप जाति के हिसाब से देखना चाहेंगे तो राजपूत और पंडितों में होती है, और उसी का मुख्यमंत्री आमतौर पर
बनता रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि उत्तराखंड में अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि जहां हरीश रावत को चुनौती देने वाले लोग आ जाएं। ये ठीक है कि हरीश रावत की उम्र 73 साल है, लेकिन अभी भी वहां अगर चेहरे के तौर पे देखा जाए या सामान्य तौर पे देखा जाए तो उनका ही चेहरा सामने आता है, लेकिन वहां असल में लड़ाई उनकी अपने ही लोगों से ज्यादा है। उनसे है जो आज कल नेता विपक्ष हैं, प्रीतम सिंह हैं, जिनका नाम है, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और उधर दूसरी तरफ जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो गणेश गोडियाल हैं, वो हैं। तो और इत्तेफाक से गणेश गोडियाल को खुद ही हरीश रावत ने अध्यक्ष बनवाया था। पहले वही नेता विपक्ष थे और प्रीतम सिंह को उन्होंने नेता विपक्ष बनवा दिया था ताकि उनके प्रदेश अध्यक्ष ना रहने पाए और उनके रास्ते के कांटे ना बने। लेकिन अपेक्षाकृत युवा प्रीतम सिंह जो देहरादून की जमीन के आसपास रचे बसे रहे हैं, चक्राता विकास नगर में रहे हैं। और प्रीतम सिंह इसलिए महत्वपूर्ण, आप उनको समझ सकते हैं, पुरानी राजनीति को समझने वाले, कि उत्तर प्रदेश के एक जमाने के बड़े चर्चित नेता गुलाब सिंह उनके बेटे हैं। प्रीतम सिंह और हरीश रावत में बिल्कुल नहीं बन रही है और इस वजह से पूरा खेल बिगड़ रहा है। प्रीतम सिंह चाहते हैं कि किसी तरीके से आला कमान उनका नाम घोषित करे और हरीश रावत की तो इच्छा है ही कि आला कमान उनके नाम पर चुनाव लड़े। लेकिन आला कमान जो है वो अभी सामूहिकता की बात ज्यादा कर रहा है और आला कमान के जो चेहरे हैं, यानी कि जो प्रदेश प्रभारी हैं, वो यादव जी जो हैं, देवेंद्र यादव, वो उन्होंने पिछले दिनों कई बार कहा भी है कि सामूहिकता में चुनाव लड़ेंगे और सामूहिकता से ही जीतने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि हरीश रावत का नाम आने पर सिर्फ जो है वो कहीं ऐसा ना हो, पुरानी बातें ज़्यादा सामने आ जाए, पुराने विवाद सामने ना आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी संभावना भी है। जैसे ही नाम घोषित होगा प्रीतम सिंह, ये बात सही है कि प्रीतम सिंह कोई प्रदेश में माने जाने वाले चेहरे नहीं है, उनका इलाका भी सीमित है, लेकिन वो सक्रिय बहुत रहते हैं और हरीश रावत के विरोध में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। इसलिए वो एक दिक्कत उनके लिए बन ही रहे हैं। और क्योंकि अभी नेता विपक्ष हैं और पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, तो इसलिए उनकी राह ऐसा नहीं है कि उनकी बात कोई काटने वाले जल्दी जल्दी लोग होंगे। लेकिन हरीश रावत क्योंकि बीच में बिल्कुल ही प्रदेश से कट गए थे और अभी जब फिर प्रदेश में आए हैं करने के लिए, तो उनको थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं। और सबसे दिक्कत ये हो रही है कि उन्हें आला कमान की ओर से स्पष्ट कोई आदेश नहीं मिल रहा है, या वहां के नेताओं को खास तौर से स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया कि नहीं, तुम हरीश रावत को सहयोग करो। इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और दिक्कत तो उन्हें किशोर उपाध्याय से भी है, जो पूर्व राज्य के अध्यक्ष रहे हैं, और उनका खुद आरोप रहा है कि जो 14 से 17 के बीच में राज्य अध्यक्ष रहे हैं कि उनको इग्नोर किया जाता रहा है। इसी तरीके के आरोप हीरा सिंह बिष्ट भी लगाते रहे कि उनको भी इग्नोर किया जाता रहा है। इंदिरा हृदयेश वहाँ पर नेता रही हैं, आला कमान कर वो भी ये आरोप लगाती रही हैं कि उनको इग्नोर किया जाता रहा है, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है। हम सब जानते हैं विजय बहुगुणा जो कि हरीश रावत के समकक्ष हैं, वो अब पार्टी छोड़ चुके हैं और बीजेपी में जा चुके हैं। तो उनके सामने कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, नेता जो हैं वो उन्हीं के पाले हुए हैं, लेकिन हरीश रावत उनको बहुत निरिष्ट नहीं कर सके थे, बहुत उनको पाल पोस नहीं सके थे। इसलिए वो दिक्कतें सामने आ रही हैं और इसी वजह से हरीश रावत यानी कि हरदा को गुस्सा भी इस समय आ रहा है कि उन्हें सहयोग नहीं दिया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे हरीश रावत ने अपनी कोशिश तो पूरी की थी। आपको याद होगा कुछ एक दिन पहले उन्होंने एक देवभूमि डायलॉग में एक सर्वे कराया था। अब सर्वे कराया था या हरीश रावत ने कराया था, स्पॉन्सर्ड था, आप ये नहीं कह सकते। रमेश भट्ट एक पत्रकार हैं, उनसे बातचीत भी की थी। रमेश भट्ट वैसे पत्रकार हैं और वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं।
और फिर उन्होंने रमेश भट्ट ने हरीश रावत से बातचीत भी की थी और हरीश रावत को बहुत ऊपर किया गया था उसमें, उस बातचीत के बहाने थे, और अपने आप की पोजीशनिंग जिसे कहते हैं राजनीति में, वो उन्होंने करने की कोशिश की थी हरीश रावत ने। और हरीश रावत ने कहा था कि मैं निकल जाऊंगा अपने राजनीति के जो बवंडर है उससे आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन वो हो नहीं सका और आज उनको मजबूर होकर के लिखना पड़ा कि मेरे रास्ते में कांटे लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बड़ी सफलता मिली थी और कांग्रेस जो है वो समेट गई थी 70 सीटों की विधानसभा में। तब भारतीय जनता पार्टी को 57 सीटें तक मिल गई थी और उसमें कांग्रेस को 11 ही मिली थी। बाद में धीरे धीरे स्थितियां कम ज़्यादा हुई, सांसद विधायक का हेरफेर हुआ और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी आज भी 53 पर है और कांग्रेस 10 पर है और 10 से कांग्रेस को 35-36 पे पहुंचना आसान काम नहीं होगा। इसी के लिए हरीश रावत वहां लाए गए और इस बीच में जो गैप हो गया, समय कम हो गया, उसमें क्या फायदा हुआ कि पुष्कर सिंह धामी जो तीसरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं इस कार्यकाल के, उन्होंने अपनी जगह और मजबूत की और अब वो आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक इस बीच में हुआ क्या है कि हरीश रावत की मुखालफत करने वाले, उनका विरोध करने वाले लोग खुलकर सामने आ गए हैं और ख़ासतौर से उस वीडियो को चलाने की बात कर रहे हैं, वो स्टिंग को चलाने की बात कर रहे हैं जिसमें 2016 के दौरान उन्होंने ये बताया गया था कि हरीश रावत ने कुछ ऐसा कह दिया था कि जिसमें ये था कि एक स्टिंग में एक संदर्भ भी आया था कि जितना लूटना था लूट लो। कांग्रेस इन सब चीज़ों से बचना चाहती है और कांग्रेस को लगता है इस तरीके के वीडियो अगर आ गए, जो साख है वो खत्म हो जाएगी। ये बात सही है कि आज की तारीख में हरीश रावत जो हैं उत्तराखंड के एकमात्र सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उनकी लोकप्रियता में कमी जरूर भला आई हो, लेकिन वो अभी भी आगे हैं। और एक सर्वे जिसका मैंने अभी पहले आपको जिक्र किया, उसमें भी उनकी लोकप्रियता 39% थी, जबकि धामी की लोकप्रियता 29% थी। ये आप कह भी सकते हैं कि ये भी एक मैनेज किया हो सकता है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हरीश रावत एक कद्दावर नेता हैं और हरदा को इस बार, जिन्हें प्यार से लोग हरदा कहते हैं हरीश रावत को, वो इस बार गुस्सा भी आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि समुद्र में कैसे हाथ पांव मारे। अब देखना ये होगा कि उनकी ये रणनीति, मैं इसे गुस्सा नहीं या एकदम से खींच नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हो सकता है ये उनकी रणनीति हो आला कमान तक पहुंचने की। तो आला कमान तक ये पहुंचने की बात तो उनको समझ में आ गई होगी, आला कमान को भी ये मैसेज पहुंच चुका होगा कि हरीश रावत अब अतिरिक्त सहयोग चाहते हैं आला कमान का। देखता ये होगा कि आला कमान कैसे हरीश रावत उत्तराखंड के कांग्रेस के नेताओं से कैसे निपटता है और कितनी जल्दी निपटता है। असली चीज है कि कितनी जल्दी निपटता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो जमीन खो चुकी थी पहले, वो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उसने काफ़ी कुछ अपने आप को फैसले बदल करके, चाहे वो मंदिरों से जुड़ा हुआ फैसला हो या अन्य फैसले हो, बदल करके अपनी ज़मीन फिर से पाने की कोशिश कर दी है। अब गेंद जो है एक तरीके से कांग्रेस आला कमान के पाले में है और वही अगर जल्दी से जल्दी चीज़ों को सुलझा लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये तो वक्त ही बताएगा चुनाव का जो अगले फरवरी मार्च में होने हैं कि क्या होने जा रहा है वहाँ। आभार, धन्यवाद।